हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वेक्टर और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके उसमें इसमें नीट के बेसिस में डायरेक्ट क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन। बाकी इसकी अलग अलग एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन इसके हर चैप्टर में आप कोई सा भी चैप्टर उठा लें उसके अंदर आपको वेक्टर का एप्लीकेशन मिलेगा। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं वेक्टर होते क्या हैं, मतलब ये जो हम वेक्टर पढ़ रहे हैं होते क्या हैं। वेक्टर कुछ नहीं होते हैं, आपके सिंपल एक कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कि आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तीनों चीजें फॉलो करते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं। मतलब कि जैसे कि हमने कहा कि कोई बंदा 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो ये वेक्टर नहीं होगा। अगर हम ये कहते हैं कि कोई बंदा 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है इन नॉर्थ, सही है, जब भी हम इसको वेक्टर कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ये भी बताना चाहिए कि ये चीज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते रहे। वैसे ये चीज वेलोसिटी में आ जाती है, स्पीड और वेलोसिटी आप 1D मोशन इन 1D में और समझ लेंगे स्पीड और वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट होता है। आप अभी इतना समझ लें कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे कि वेलोसिटी, फोर्स और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और आपकी ईटीसी वजह तो बहुत, हाँ, मोमेंटम, टॉर्क, ईटीसी और भी बहुत ढेर सारे होते हैं। सही है। और ये याद रखें कि हर वो चीज जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल ऑफ एडिशन फॉलो करे वो वेक्टर होता है। बच्चे इसको तो याद रखते हैं, इसको भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक क्वेश्चन करते गलत कर देते हैं। पूछता है क्वेश्चन जो आपकी IRMS इज वेक्टर और नॉट। तो इसमें वो कहते हैं कि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे EM वेव, ये सर EMI, तो उसमें आप देखेंगे IRMS का हम डायरेक्शन भी बनाते हैं और डायरेक्शन बनाते हैं और वैल्यू मैग्नीट्यूड भी होता है। तो बच्चे इसका आंसर लिख देते हैं यस, सही है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स से जाएंगे। इसका आंसर नो होता है, क्योंकि जो आपके IRMS या VRMS हो जाती हैं ये वैल्यूज आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है हम आगे आपको सही से एक्सप्लेन करेंगे, दोनों लॉ, ट्रायंगल लॉ भी और पैरेललोग्राम लॉ भी। अब टाइप ऑफ वेक्टर अलग अलग होते हैं, इक्वल, पैरेलल, अनइक्वल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। ये सब आपने पढ़ा ही होगा। बाकी मैं शॉर्ट नोट्स डालूंगा ही अपने चैनल पे, तो उसमें एक दो स्टेटमेंट्स इनके ऊपर आप वो स्टेटमेंट्स देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। बस आप ये समझ लें जो यूनिट वेक्टर होता है उनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है और नल का 0 होता है। नेगेटिव वेक्टर जिसमें माइनस साइन आ जाता है, जैसे कि -5 i कैप, -5 j कैप एक्सेट्रा। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिन्हें जो इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होता है। पैरेलल वेक्टर्स का सिर्फ डायरेक्शन सेम होगा, आपका मैग्नीट्यूड हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है। और अनइक्वल में आपका वो इक्वल नहीं होते, डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकता है और आपका वो भी मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है। एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, सही है। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। आप मैं इसको बताता हूँ एंगल बिटवीन वेक्टर्स को। ये मैंने IRMS वाली चीज यहाँ पे लिख दी है। IRMS नॉट अ वेक्टर। ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इसका मतलब ये हो जाए जैसे कि एक वेक्टर आपका ये है, कोई सा भी आप इसको कुछ में मान लेंगे, इसको A वेक्टर मान लें और इसके यहाँ से दूसरा वेक्टर जा रहा है B वेक्टर। अब उसने पूछा कि इसका इन वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा। तो आप ये गलती ना करें कि आपने यहाँ पे लिया और ये कहा ये थीटा है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो थीटा होगा। ये थीटा हमने अब सपोज कर लिया 30 डिग्री है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ बिटवीन वेक्टर्स का ये तरीका होता है कि जहां से भी पहला वेक्टर खत्म हुआ है
जहाँ पे पहले वेक्टर की हेड है वहां से दूसरे वेक्टर की टेल मिलती हुई होनी चाहिए। फिर उस टेल और हेड के मिलने पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को आप एंगल बिटवीन वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे ये है, अगर हमने इसको यहाँ पे 30 माना तो हम इसको, ये 30 हुआ इधर से, ये 30 हुआ, तो ये पूरा 180 होगा, 180 माइनस 30, तो एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो जाएगा 150। ये आप ध्यान रखें, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्या बताया मैंने कि जहां पे पहले वेक्टर का हेड एंड होता है वहां से हम दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन करते हैं, फिर उस टेल और हेड के बीच में जो एंगल बनता होता है आपका वो कहलाता है एंगल बिटवीन वेक्टर, ना कि ये वाला जो आपको एग्जाम में सिंपल डायग्राम बना के दे। एग्जाम में वो आपको ये बना के देगा, लेकिन आपको अपनी अकल चला के ऐसा डायग्राम बनाना है, फिर एंगल आपको निकालना है। सही है। कहीं आप यहाँ पे ये लिखने अरे सीधा क्वेश्चन 30 तो वो आपके मार्क्स काट लेगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जैसे कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऐसे समझ लें। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब कि आपको कोई दे रखी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, या आप डायरेक्शन में दे रखा है, कंपोनेंट्स में दे रखा है इसने आपको। अब इसने कहा कि आप मैग्नीट्यूड निकालो, तो बहुत आसान मैग्नीट्यूड हो जाए। जैसे कि आप हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं वैसे आपको यहाँ पे भी लगाना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम क्या लिखते हैं रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट को हम आर से दिखाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, ये मॉड जो हम लगाते हैं इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। स्क्वायर रूट लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस। अगर सी नहीं है तो सी को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, आपको ये पाइथागोरस वाली है, जैसे वहां पे लिखते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। ये आप याद कर लें, ये आपको बहुत जगह जगह पे काम देता रहेगा। सीधा कभी कभार वो ऑप्शंस में ये पूछ लेता है टेल द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो आप इससे कर सकते हैं। कोसाइन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है इसका आप सीधा याद कर लिए, प्रूफ का कोई काम है नहीं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। अल्फा बीटा गामा क्या है, ये वेक्टर्स के बीच का एंगल, जैसे कि आपकी ये है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, सही है। ये वेक्टर इनके बीच का एंगल, ये अल्फा ये बीटा ये गामा, ये 3D उसमें है, सही है। 3D डायमेंशंस में है ये हो गई इनके बीच का एंगल्स का। अगर हम कॉस लें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, वो हमेशा 1 आएगा, ना 1 से बड़ा ना 1 से छोटा, सही है। और दूसरा इसमें साइन का भी एक फॉर्म होता है, साइन का फॉर्म आप उससे निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, वहां से जब हम निकालेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2, क्योंकि इधर एक 1 आएगा जो इधर जाके 2 बन जाएगा। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अगले अब हम आगे पढ़ेंगे आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, सही है। चलें, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने से पहले हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे होती है। रिप्रेजेंटेशन होती है ए वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड अपॉन यूनिट इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब होता है ये डायरेक्शन बताता है, सिर्फ डायरेक्शन ओनली, इसकी यूनिट 1 होती है। यूनिट वेक्टर मतलब सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, मतलब कि 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। तो हम लिखते हैं ए मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ये वाला मैग्नीट्यूड, और ये पूरा आपका ऐसा वेक्टर का वो बन जाता है रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में आप इतना फर्क समझे कि ट्राइंगल लॉ में हम क्या लेते हैं, हमने एक फर्स्ट वेक्टर, जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर खत्म हो वहां से सेकंड वेक्टर,
फिर हम फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर की हेड को एक वेक्टर से जोड़ देते हैं। जिस वेक्टर से हम जोड़ते हैं उस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। और थीटा का बताइए जब हम कैसे लेते हैं। पैरेललोग्राम जो वेक्टर में आपके दो वेक्टर, एक फर्स्ट वेक्टर ऐसे दे रखा होगा, दूसरे वेक्टर की टेल और पहले वेक्टर की टेल मिलती हुई होगी, लेकिन हम रिजल्टेंट ऐसे नहीं निकाल सकते, इसलिए हम शिफ्ट करते हैं आपको दूसरे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं। जब भी हम वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं आता और हम पैरेलल शिफ्ट भी कर सकते हैं या 360 घुमा सकते हैं वेक्टर्स को। सही है। तो जब हमने बी को यहाँ पे शिफ्ट किया, अब आपका ये बन गया पहला वेक्टर। पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिल रही है, और फिर हमने पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड जोड़ दिया, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट हम कैसे कह सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं सॉल्व करने के। सही है, ये हो गया वेक्टर एडिशन का। अब इसमें आपका कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखने में टाइम जाएगा। मैं ऐसी एंगल जो हो गया ये आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स हो गया। अब इसका रिजल्टेंट जब हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं सीधा आ जाता है, आर रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यह आ जाता है आपका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। अगर आपको ये निकालने की रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, किसके रिस्पेक्ट में, हम फिर निकालते हैं रिजल्टेंट टेन अल्फा, जैसे हमने यहाँ पे यह अल्फा मान लिया, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो ये तो आप समझ लेंगे कि बी ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, आसान हो जाता है। बच्चे इसमें साइन और कॉस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसे याद कर लें कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हमेशा जो साइन वाला कंपोनेंट होगा वो ऊपर आएगा, कॉस वाला कंपोनेंट नीचे आएगा। सही है, ये हो गया आपका साइन थीटा टेन थीटा। मैं कंपोनेंट लेना आपको भी बताऊंगा, वैसे वो इतना है नहीं बड़ा वाली, चलिए साइड में बता देते हैं। तो ये आपका एक ऐसा वेक्टर है ए वेक्टर। सही है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ से एंगल दे रखा है थीटा। जिस एक्सिस पे से थीटा एंगल गिवन होता है उस एक्सिस पे हमेशा हम ए कॉस लेते हैं, और उसकी परपेंडिकुलर वाली पे ए साइन लेते हैं। और ऐसा जनरली देखा गया है कि एक्स एक्सिस पे ज्यादातर हम एक्स एक्सिस से थीटा लेते हैं, इसलिए हम एक्स की साइड ए कॉस लेते हैं और वाई की साइड हम ए साइन लेते हैं। सही है। अगर आपका ऐसा दे रखा है, अभी भी ये वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस, अब इधर आपका आ जाएगा ए कॉस थीटा और इधर आ जाएगा आपका ए साइन थीटा। जनरली ये होता है। सही है। और केसेस में ये भी देखा गया है, अगर 55% ये चीज होती है तो 45% क्वेश्चन में ये दे रखा होता है। ये कंपोनेंट हो गया। ऐसे हमने बी को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया था, जब आके डेरिवेशन आपने पूरा किया होगा आप उसमें बाकी देख लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बी और टेन अल्फा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें आप एक बात याद रखें कि जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा एक रेंज के में लाई करेगा। वो रेंज होगी a माइनस बी से लेके a प्लस बी। ये कैसे है, ये आपने क्लास में किया होगा। जब हम यहाँ पे 180 रखेंगे तो ये a माइनस बी बन जाएगा, तो a प्लस बी यहाँ पे आ गया। और जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे थीटा की वैल्यू तो a प्लस बी आ जाएगा। a माइनस बी पे रिजल्टेंट मिनिमम होगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। हमेशा रिजल्टेंट की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी। आप ये चीज चाहें तो क्वेश्चन में भी लगा के आंसर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एलिमिनेशन के तौर पर। सही है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है, हाँ एक चीज और की, हमेशा अगर जैसे कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये रिजल्टेंट आ गया। अगर आपका ए वेक्टर बी वेक्टर से बड़ा है, इंज्यूम कर लें, तो आर जो होगा वो हमेशा ए के बराबर में होगा।
मतलब कि जो वेक्टर बड़ा होता है रिजल्टेंट उसकी साइड जाना चाहता है। अब देखें एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई शक्तिशाली बंदा होगा तो लोग उसके पास जाना चाहेंगे एक कमजोर के पास जाने की बजाय, इसलिए ए आपका ज्यादा पावरफुल होता है बी से। जब तब फिर आर जो होगा ए के करीब होगा। या आपके कुछ ऐसे एलिमिनेशंस के ऑप्शंस है कि आप ऐसे एलिमिनेशन लगा के आंसर निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें यह है, जब भी आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है, आपका डायरेक्शन सेम रहता है। स्केलर सबको पता होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि डायरेक्शन हो गया आपका, स्पीड हो गई और वर्क हो गया आपका, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हो जाते हैं और वो हो जाता है, ये हो जाती है आपकी। एक ये स्टेटमेंट आप देखते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर नॉट अलाउड, मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि आपने 5 आई कैप लिया प्लस 5 कर दिया और इसको 10 आई कैप लिख दिया, ये गलत है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं 5 आई कैप इंटू 5, ये स्केलर है ये वेक्टर है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये 25 आई कैप आ जाता है। सही है, यह है डायरेक्शंस। बाकी आपको पता ही होंगे कि एक्स एक्सिस वाले को हम आई कहते हैं, वाई वाले को हम जे कहते हैं और जेड वाले को हम के कहते हैं, के कहते हैं। सही है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका डिफरेंस वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाला। वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, बस आपको एक ये लाइन याद कर लें, काम पड़ जाएगा। डी मतलब कि डी मतलब डिफरेंस, सही है। आप किसी और से भी दिखा सकते हैं, इक्वल्स टू ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट में यहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आएगा, सही है। अगर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल हो जाते हैं, उस केस में आपका रिजल्टेंट जो होता है वो आ जाता है 2a, हमने यहाँ पे इसको ए मान लिया, 2a कॉस थीटा बाई 2, सही है। और डिफरेंस हो जाता है आपका 2a साइन थीटा बाई 2। ये ऐसे याद कर लें और ये चीज तो याद कर ही लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस समय समय पे क्वेश्चन आसान करने में काम देती है। इस दोनों से मिला के मैंने एक टेबल बनी हुई है, शॉर्ट नोट्स में आप वो टेबल देख लें और वो याद कर लें, आपको टाइम वो देगा, मदद करेगी। दूसरी चीज आपकी एक बात और समझ लें, जब आपका रिजल्टेंट मिनिमम होता है, जब तब डी आपका डिफरेंस मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। और एक ऐसा एंगल आता है जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, वो एंगल होता है आर और डी अगर बराबर हो गए, मतलब कि मैग्नीट्यूड, तो वो एंगल आपका 90 डिग्री होगा, जिस एंगल पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं, सही है। चलिए अब आगे हम चलते हैं इसमें। देखिए ये एक ओवरव्यू वीडियो है तो मैं आपको ओवरव्यू दे जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है तो आप एक बार शॉर्ट नोट्स देख लो, शॉर्ट नोट्स में मैंने वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं और आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने क्लास में पूरे लेक्चर लिए हैं तो। अब एक अच्छा पॉइंट आ जाता है इसमें, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे कि एक आपके हैं अल्फा बीटा गामा, गामा ए बी सी, इसके अकॉर्डिंग ये होता है ए, जो एंगल ए के अपोजिट है उसका साइन का कंपोनेंट इक्वल्स टू बी, बी के अपोजिट कौन सा एंगल है गामा, तो साइन गामा और सी साइन अल्फा, ये आपस में इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं इसमें दिमाग मत लगाएं, ये ऐसे ही याद कर लें, दिमाग उसमें लगाना जिस चीज में लगाने की जरूरत हो, सही है। हाँ एक पॉइंट आप देख बता देता हूँ मैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों का मॉड ले लिया तो ये पॉसिबल हो गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को डिवाइड करते हैं
तो ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सही है। लेकिन अगर हम उन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें तो जब हम डिवाइड कर सकते हैं। सही है। तो स्टेटमेंट क्या लिख दें कि वेक्टर्स कैन डिवाइड, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। अगर क्या है वेक्टर कैन मल्टीप्लाई, तो ये ट्रू होगा। वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं लेकिन डिवाइड नहीं हो पाते हैं वेक्टर। सही है, ये हो जाता है। और आपका अगर वो ये कहते हैं इसी में कि वेक्टर्स मैग्नीट्यूड कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड कैन डिवाइड, तो ये जब ट्रू हो जाएगा। सही है। अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे और डॉट प्रोडक्ट पे। मैं एक आपको कंपैरिजन कर बेसिस पे बता देता हूँ तो सही हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सही है। सबसे पहले पॉइंट समझे, इससे आप वेक्टर से वेक्टर, मतलब कि यहाँ पे आप वेक्टर से ही वेक्टर बनाते हो, यहाँ पे आप वेक्टर से स्केलर बनाते हो। दूसरा, यहाँ पे आपका क्या रहता है, वेक्टर से स्केलर, वेक्टर से वेक्टर, स्केलर, वेक्टर से स्केलर। इसका हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि ए, आपका दो दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो जो आपका सी होगा ये एक वेक्टर होगा, ये होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सही है। और अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये दोनों बातें नॉट इक्वल, मतलब कि ये दोनों आप इक्वल में नहीं कर सकते। इसका जो डायरेक्शन होगा और इसके डायरेक्शन में अपोजिट होंगे ये दोनों एक दूसरे से। सही है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर सी है आपका, देखो पहली बात तो यहाँ पे ये वेक्टर नहीं होगा, सी होगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसलिए हम ए डॉट बी कहें या बी डॉट ए कहें बात ये हो जाती है। लेकिन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे जो आपका वेक्टर बनता है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से सेम बात नहीं होती है। ये तो हो गई मोटी मोटी बात आपकी। इसमें फिर आपको एक चीज ये याद रखना है, आई डॉट आई आपका 1 हो जाता है, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। और आपका ये जो आ जाता है आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी 0 होगा। मतलब कि जो ये होते हैं ना ए ए कैप, इस ए कैप को हम आई कैप जे कैप और के कैप लिख सकते हैं। उन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप 1 जे डॉट जे कैप 1 हो जाता है, के डॉट के कैप 1 हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। इधर आपका अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं तो ये 0 होता है, ऐसी आई जे क्रॉस जे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और के क्रॉस के करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सही है। अब आप इसमें यहाँ पे अगर हम ये करें आई क्रॉस जे तो के कैप, जे क्रॉस के तो आई कैप और के क्रॉस आई तो जे कैप। सही है। अगर आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई जे के तो पॉजिटिव जे के आई। सही है, क्योंकि आई यहाँ पे हो गया ओके आई जे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आई जे के। अगर हम इधर से इधर चल रहे हैं, सही है, पहले आई से जे के फिर जे को के से फिर के से आई से, तो आपके जो डायरेक्शंस होंगे वो पॉजिटिव आएंगे। ये यहाँ से मिटा दें इसके लिए ज्यादा
जगह चाहिए। अगर हम इसको अपोजिट कर दें जे क्रॉस आई, तो ये माइनस के होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। और इसी के क्रॉस जे माइनस आई, और जे सॉरी आई क्रॉस के माइनस जे, मतलब कि अगर हम आई जे ओके, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलें, पहले आई से के गए, फिर के से जे गए, फिर जे से आई गए, तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। अब यहीं से आप एक बात याद रखना, जो अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के बेसिस पे लिखें, तो सी हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। थीटा वही है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स, जो मैंने सबसे पहले बताया था। ये आप याद रखें, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा। अब मैं आपको ये एक ओवरव्यू हो गया इससे। अब अगर उसने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया कंपोनेंट के बेसिस पे, तो मैं आपको कंपोनेंट समझा देता हूँ दोनों के अलग अलग। डॉट हमने क्या लिखा था, सी इक्वल्स टू ए डॉट बी कॉस थीटा, हमने ये लिखा था। यहाँ पे इसका मतलब ये है, जैसे कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और इनके दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हम ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन आपको सही तरीका बताइए एंगल ऑफ वेक्टर एंगल हम कैसे निकालते हैं। सही है, थीटा है, तो जो आपका कॉस थीटा होगा वो ये आपका कॉस थीटा कहाँ से आया, इसका मतलब ये होता है बी का वो कंपोनेंट जो ए की तरफ है। सही है, या फिर ऐसे कह सकते हो ए का वो कंपोनेंट जो बी की तरफ है। तो अगर हम खुला लिखा जाए तो हम लिखेंगे ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। और अगर हम ऐसे और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। सही है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेल द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है सी और ए से, या ए का कंपोनेंट बी से बी के अलोंग, तो हमें ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस प्रोडक्ट, हमने क्या पढ़ा, सी क्या, सी वेक्टर मतलब क्या, यहाँ पे वेक्टर से वेक्टर ही बनाते हैं ना, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। सही है, हम अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारे सी की डायरेक्शन इससे निकल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर हम इसको साइन थीटा के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे एन कैप। एन कैप ये आपकी यूनिट है, इस यूनिट वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने को वो बोल देता है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको वो क्वेश्चन में सी नहीं देगा, वो आपको ए वेक्टर देगा बी वेक्टर देगा और साइन थीटा दे देगा, आपको ये निकाल लेंगे। तो हम एन कैप सीधा सीधा लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी का मॉड इंटू साइन थीटा, यहाँ से आपकी ये एन कैप की वैल्यू आ जाएगी। अब हर क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है कि उसने आपको ए का भी मॉड दिया है, बी का भी मॉड दिया और साइन थीटा दिया है और सी पूछा है, तो आप उसमें भी यूनिट वेक्टर निकालने लगो। उसने नहीं दे रखा है तो मत निकालने, अगर उसने पूछा है तो निकालने का ये फॉर्मूला रहेगा, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा। सही है, इसमें डायरेक्शन में एक बात और याद रखना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपका ये आउटवर्ड आता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। वैसे तो हम इसको राइट थंब रूल से लेते हैं, जैसे कि एक आपका कोई वेक्टर जा रहा है, उसकी साइड हमने थंब रखा, फिर हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल्स किया। अगर फिंगर कर्ल करने के बाद अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में आ रही है और थंब ऊपर जा रहा है, तो मतलब कि वेक्टर आउटवर्ड है।
और जैसे कि वेक्टर हमें देख रहा है हेड नीचे की तरफ है, तो हमने थंब को वेक्टर की हेड की साइड रखा और ये क्लॉकवाइज। अगर थंब नीचे को जा रहा है तो वो आपका इनवर्ड है। पेपर के ऊपर अपवर्ड, पेपर के नीचे अंडर, इनवर्ड। सही है। अब देखिए हमने जब अपवर्ड जा रहे थे तो हमारी उंगलियां किस डायरेक्शन में जा रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका आउटवर्ड का फॉर्म ये होता है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और इन वर्ड का ये होता है, इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आंटी बाहर, अंकल अंदर। अंदर आंटी एंटी क्लॉकवाइज, बाहर ये आ गया। अगर आपको ये याद हो गया तो ये दूसरा वाला तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये याद करने इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आउटवर्ड बाहर की तरफ जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इनवर्ड अंदर की तरफ जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं। सही है। और इसके अंदर ये कहा जाता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो होता है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये कहा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो होता है हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सही है। ये वेक्टर्स हैं, ये आप ध्यान रखें। ये आपका वेक्टर्स का पूरा जो एक ओवरव्यू होता है वो कंप्लीट हो गया है। और इसमें बाकी जो डिटेलिंग है, क्वेश्चंस हैं अलग अलग, वो तो आप क्लास के साथ ही लेक्चर्स में करें या डीपीपीज में करें तो अच्छा रहेगा। शॉर्ट नोट्स में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। एंड थैंक यू।